क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016. On the liabilities side, you have share capital in shares of rupees 20 each, H Limited 2 lakh, S Limited 1 lakh. Reserves 60,000 and 20,000, surplus 20,000 and 10,000, creditors 30,000 and 20,000. On the asset side, we have sundry assets 2,20,000 for H Limited and 1,50,000 for S Limited. Investment in 3,000 shares of S Limited 90,000. H Limited acquired its share in S Limited on 1st April 2015 when S Limited's reserves stood at rupees 5,000 and surplus at rupees 6,000. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. इसमें हम तीन चीज़ें बनाएंगे. पहली जो बनाएंगे वो बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और तीसरा हम बनाएंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर एओपी और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स. ये किसके लिए बनाएंगे? सब्सिडरी कंपनी का बनाएंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एस लिमिटेड का, ये निकालने के लिए कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स में से कितना हिस्सा आपका होल्डिंग कंपनी का है या पोस्ट रिजर्व्स में से कितना हिस्सा होल्डिंग कंपनी से बिलोंग करता है और कितना हिस्सा आपका जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है. तो ये कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे. इसके अंदर एक तो प्री पीरियड लेंगे, जिस डेट पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर्स को एक्वायर किया उससे पहले का पीरियड, पोस्ट पीरियड शेयर्स एक्वायर करने के बाद का पीरियड, और ये टोटल. ठीक है. और अब पोस्ट पीरियड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिजर्व्स की क्वेश्चन के अंदर गिवन है. एस लिमिटेड की दो आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक रिजर्व्स और एक सरप्लस 10,000 रुपीज़ का. ठीक है. तो देखते हैं कैसे बनाते हैं. प्री पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है. देखिए, एच लिमिटेड एक्वायर्ड इट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1st April 2015. सो 1st April 2015 तक का तो प्री पीरियड है, उसके बाद का आपका पोस्ट पीरियड है. सिस 1st April 2015 दो चीज़ें थी हमारे पास, एक थे रिजर्व्स और दूसरा सरप्लस. सिर्फ पोस्ट पीरियड के लिए आप बाइफर्केशन करते हो, प्री पीरियड के लिए आपको रिजर्व, सरप्लस और अलग अलग चीज़ों में बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं है. रिजर्व्स और सरप्लस. H Limited acquired its shares in S Limited on 1st April 2015 when the S Limited reserves stood at 5,000 and surplus as 6,000. तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हो गए? रिजर्व तो हो गए हमारे पास 5,000 और सरप्लस 6,000. अब देखते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स कितने हैं. 1st April 2015 को शेयर्स एक्वायर किए, बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31st March 2016 की. ठीक है. तो इसके बाद के जो दे रखे हैं वो सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन हो गए. कितने के रिजर्व? 20,000 के और 10,000 का सरप्लस. सो एंड में हमारा बैलेंस है 20,000 के रिजर्व्स और 10,000 का सरप्लस. तो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कितने अर्न किए? सरप्लस कितना आ गया? 4,000. और रिजर्व्स में कितना पैसा आपने ट्रांसफ़र किया? 15,000 रुपीज़. ये है 11,000, 15,000 एंड 4,000. अब देखिए होल्डिंग का कितना शेयर था. अब इसमें हम दो पार्ट करेंगे. इसमें एक तो होल्डिंग का कितना हिस्सा है और दूसरा इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना इसके अंदर हिस्सा है. तो देखिए होल्डिंग का कितना हिस्सा है. इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसने 3,000 शेयर्स में और टोटल शेयर्स कितने थे एस लिमिटेड के? 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, दैट इज़ 5,000 शेयर्स. टोटल 5,000 शेयर्स थे जिसमें से 3,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हैं. तो कितना हिस्सा हो गया? 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये हिस्सा हो गया आपका होल्डिंग का 60%. बचा हुआ हिस्सा किसका बच गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 40%. ठीक है. तो ये इनमें से आपके प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और आपके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में से 60% हिस्सा तो किसका है?
होल्डिंग का 40% हिस्सा है माइनॉरिटी का। तो कीजिए 11,000 का 60%, 6,600, 4,400, 9,000, 6,000, 4,000, अच्छा 4,000, 2,400, 1,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल हिस्सा है, तीनों को ऐड कर दीजिए 12,000। ठीक, अच्छा अब इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखो हमने बात की थी प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस जितना भी है वो आपका कैपिटल रिजर्व्स का पार्ट बनता है एंड दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू दी आपका होल्डिंग कंपनीज शेयर होल्डर्स। तो इसको प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। दिस इज प्री एक्विजिशन डिडक्टेड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये एक्वायर करने के बाद के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, इनको आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर दोगे। किसके साथ, एच लिमिटेड के रिजर्व्स के साथ, एडेड विद एच लिमिटेड रिजर्व्स। इनको भी क्या करोगे, इनको भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर एच लिमिटेड के रिजर्व्स के साथ ऐड, एच लिमिटेड के सरप्लस के साथ ऐड कर दोगे, एडेड विद एच लिमिटेड सरप्लस। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया जाता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व को निकालने के लिए। इन्वेस्टमेंट है आपकी 90,000 की, सो इन्वेस्टमेंट आ गई 90,000, माइनस करते हैं इसमें से शेयर कैपिटल। इतना तो हमने पहले भी करना सीखा है। 1 लाख का कितना हिस्सा है इसका, 60%, 60,000। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हिस्सा है, 40%। सो शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है 40,000, 1 लाख का 40%। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप क्या करते हो, इसको जो हमने निकाला था 6,600, इसको भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। सो माइनस शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस 6,600। अब हम 90,000 में से इन दो चीज़ों को माइनस करेंगे। पॉजिटिव आएगा तो गुडविल, नेगेटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आपके प्री और पोस्ट रिजर्व्स के अंदर कितना कितना हिस्सा है, टोटल 12,000 हिस्सा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 12,000 टोटल, 52,000। अब देखो इन्फॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये कहाँ पे दिखेगा, ये गुडविल दिखेगा आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स में आप दिखाएंगे गुडविल 23,400। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आपका अमाउंट निकल के आया 52,000, और इसको कहाँ पे दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। दिस विल बी शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट आपकी बैलेंस शीट और डिस्कस कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से दिखाई देगी। तो देखिए सबसे पहला आइटम है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो सबसे पहला आइटम शेयर कैपिटल है आपका। ठीक है, शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट दिखाई देगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, 2 लाख। क्यों, क्योंकि ये 1 लाख जो अमाउंट है ये तो आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी तो बात हम अब कई बार कर चुके हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिखेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, एच लिमिटेड के तो ये दोनों दिखेंगे 60,000 प्लस 20,000, और एस लिमिटेड के आपने जो ये रिजर्व्स निकाले 9,000 और 2,400, सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद आप दिखाओगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का, 52
₹2000 का। और देखिए वो क्या है, ये है क्रेडिटर्स। नई शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के अंदर किसके अंदर आता है क्रेडिटर्स? आपका करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स के अंडर दिखाया जाता है। दोनों को आप ऐड कर दोगे 30,000 प्लस 20,000 का, और बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आप इसको दिखा दोगे। अब आता है एसेट साइड के ऊपर, सन्ड्री एसेट्स कहाँ पे जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स के अंडर टेंजिबल एसेट्स आएंगे, उसमें इन दोनों को ऐड करके आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखा दोगे। ये इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाएगी, दिखाई नहीं जाएगी। अच्छा, उसके बाद आएगा इंटेंजिबल एसेट्स कितना? 23,400 का। इस तरीके से आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो अब तक आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस डेट पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए थे, उस डेट पर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस अपीयर हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स या कैपिटल रिजर्व्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी होल्डिंग कंपनी के आपके रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स हैं, वो गुडविल के साथ हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व और गुडविल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दोनों एक साथ अपीयर नहीं हो सकती। ठीक है। तीसरी चीज़, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हुए प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स या प्रॉफिट्स में डिस्टिंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न उसका सिंपल है, क्योंकि डिस्टिंक्शन जो है सुपरफिशियल है। क्यों? क्योंकि जिस डेट पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स को एक्वायर किया, उस डेट पे ऑलरेडी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उस कंपनी के मेंबर्स थे, राइट? So as far as the outsiders are concerned, they were already the members of the subsidiary company when holding company acquired the shares. तो इस वजह से आपका प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में आपको डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर निकालने के लिए। अभी हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स की बात की, अब इसके बाद हम प्री एक्विजिशन लॉसेस की बात करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक आपका होल्डिंग कंपनी का शेयर कंसर्न है, तो प्री एक्विजिशन लॉसेस विल बी ट्रीटेड एज दी कैपिटल लॉसेस। जैसा कि हमने उसके अंदर भी बोला था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स के अंदर भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आपका क्या माने जाएंगे? कैपिटल प्रॉफिट्स माने जाएंगे। उसी तरीके से प्री एक्विजिशन लॉसेस जो हैं, दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल लॉसेस। एंड इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर जब आप बनाएंगे? तो अगर गुडविल निकल के आ रहा है, सो इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुडविल, और अगर कैपिटल रिजर्व निकल के आ रहा है, इट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इतना ही इसका इम्पैक्ट निकल के आएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप सेम तरीके से बनाएंगे। वहाँ आपने माइनस किया था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को, लॉसेस होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। It would ultimately increase the cost of acquiring control that is goodwill, or decrease capital reserve इन consolidated बैलेंस शीट। ठीक है, ये था प्री एक्विजिशन लॉसेस। अगर पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस होंगे तो उसका आप क्या करोगे? पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस जो होते हैं वो रेवेन्यू लॉसेस की फॉर्म में होते हैं। दे आर नॉट कैपिटल, दे आर दी रेवेन्यू लॉसेस। सो दीज आर इन दी नेचर ऑफ रेवेन्यू लॉसेस। ठीक है, और लॉसेस के अंदर जितना भी होल्डिंग कंपनी का शेयर है पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस में, उसको आप डेबिट कर दोगे एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो भी है होल्डिंग कंपनी का। देखिए, हमने प्रॉफिट्स का क्या किया था? पोस्ट प्रॉफिट्स का ऐड कर दिया था होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ। लॉसेस को क्या करोगे? माइनस कर दोगे आप उसको, या आप बोलोगे कि डेबिट कर दोगे उसको। ठीक है, और अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एज ए सेपरेट लाइन आइटम दिखा सकते हो अंडर योर रिजर्व एंड सरप्लस इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दिस विल बी शोन एज अ नेगेटिव आइटम, क्योंकि ये लॉसेस हैं आपके। तो इसमें आपने क्या बोला? दीज आर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू लॉसेस एंड होल्डिंग कंपनी शेयर
of post acquisition loss would be debited to the accumulated balance in the profit and loss statement of the holding company. ठीक है, एंड अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो if profits are not available, the same may be shown as a separate item as negative surplus under reserves and surplus in the balance sheet. ठीक है, अच्छा, जहाँ तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात है तो वहाँ पे आपको प्री और पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस के बीच में डिस्टिंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अपना लॉसेस के अंदर जितना भी शेयर है आउटसाइडर्स को वो तो बियर करना ही पड़ेगा और उसको आप अकॉर्डिंगली माइनॉरिटी इंटरेस्ट से डिडक्ट कर दोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हुए। अब हम हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और पहली एडजस्टमेंट हम जो करने जा रहे हैं वो है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस या एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आपस में ट्रेड करते हों और इसकी वजह से होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ कॉमन अकाउंट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हों। तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी इंटर कंपनी बैलेंसेस हैं वो पूरी तरीके से आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बैलेंसेस को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे? बाय ऑफसेटिंग दी लायबिलिटीज इन वन कंपनीज बैलेंस शीट अगेंस्ट दी कॉरस्पॉन्डिंग एसेट्स इन अदर कंपनीज बैलेंस शीट। तो इसके लिए हम बेसिकली इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस के लिए 3 इंस्टेंसेस आपके लेके चलेंगे, एक लोन, एक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो इसके अंदर जब भी आप प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, it must be ensured that intercompany balances are eliminated by offsetting liabilities in one company's balance sheets against corresponding assets in other company's balance sheet। तो देखिए, हम इसके अंदर 3 इंस्टेंसेस कवर करेंगे। पहला हम लोग टेकअप कर रहे हैं लोन्स। तो लोन्स होल्डिंग कंपनी ने भी दे रखा हो सकता है सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी कंपनी ने भी दे रखा हो सकता है होल्डिंग कंपनी को। तो पहला हम केस कवर करते हैं इसके अंदर, लोन्स एडवांस्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। तो अब देखिए, होल्डिंग कंपनी ने क्या कर रखा है? लोन दे रखा है। तो ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे अपीयर हो रहा होगा? ये एसेट साइड में दिख रहा होगा आपको।
और इनकी बैलेंस शीट में एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा होगा होल्डिंग कंपनी के अंदर। सब्सिडरी कंपनी के अंदर कैसे दिखाई दे रहा होगा, ये लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी ने लोन ले रखा है होल्डिंग कंपनी से, ठीक है। लायबिलिटी दैट इज लोन फ्रॉम एच लिमिटेड, ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा इनकी बैलेंस शीट्स के अंदर, ठीक है। और अगर इंस्टेंस को हम उल्टा कर दें, इफ़ द लोन इज एडवांस्ड बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, तो ये वाइसी वर्सा सिचुएशन आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब पहली चीज़ है लोन अमाउंट और उसके इंटरेस्ट का आप क्या करोगे। फॉर लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, एलिमिनेट करोगे, दैट इज कैंसिल कर दोगे ट्रांजेक्शन को, कैंसिल द ट्रांजेक्शन, दैट इज एलिमिनेट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ये किसी भी साइड पे अपीयर नहीं होगा, will not appear in any side of consolidated balance sheet। अब अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम देखते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखो इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस है जो लैंडर कंपनी का, वो क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, ठीक। और जिस कंपनी ने बोरो कर रखा है उसके लोन अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए, यही होगा। तो इसको भी आप इस तरीके से दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इज आउटस्टैंडिंग, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ लेंडर कंपनी will be credited इसे रिसीव करना है तो आप क्रेडिट करोगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू and loan account of company which has borrowed should be debited and vice versa। अब देखिए, अगर एलिमिनेशन के बाद भी कुछ बैलेंस बच रहा है दैट इज ट्रीटेड एज कैश इन ट्रांजिट, और वो कहाँ अपीयर होगा, वो बैलेंस शीट के अंदर आपका अपीयर होगा। इफ आफ्टर एलिमिनेशन if there is difference in loan account, it means there is cash in transit and will appear on asset side of balance sheet। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने देखी लोन से रिलेटेड फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड हम बात करते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कॉन्ट्रा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। डेटर कौन है, जिसने गुड्स क्रेडिट पे सेल करी है, तो डेटर बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, आपकी एसेट साइड में दिखाई दे रहा होता है। क्रेडिटर वो जिसने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया है, ये बैलेंस शीट के अंदर आपकी लायबिलिटीज साइड के अंदर दिखाई देता है, राइट। सो दिस रिजल्ट्स इन द म्यूचुअल इंडेटेडनेस। क्या करेंगे, एलिमिनेट कर दोगे बाय डिडक्टिंग द कॉमन अमाउंट्स फ्रॉम बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्या करना है, इसका एलिमिनेट करना है। Elimination is done
by deducting common amounts both from debtors and creditors. ये था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट। सिमिलर ट्रीटमेंट आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी करते हो। ठीक है, रिसीविंग कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ये कैसे दिखाई दे रहा था, एज बिल्स रिसीवेबल। एक्सेप्टिंग कंपनी या गिविंग कंपनी की बैलेंस शीट में ये कैसे दिखाई दे रहा होता है, इट अपीयर्स एज बिल्स पेबल। सो इन ट्रांजेक्शन्स को भी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल को भी आप सिमिलरली एलिमिनेट करते हो। दोनों ट्रांजेक्शन्स में से कॉमन अमाउंट को आप माइनस कर देते हो। तो इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें और थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, H Limited acquired 8,000 shares of S Limited on 31st March 2015. The following are the balance sheets of two companies as at 31st March 2016. Equity shares of rupees 100 each, 20 lakhs and 10 lakhs. Reserves, general reserves on 31st March 2015, 4 lakh and 2 lakh. Profit and loss account दे रखा है 31st March 2015 का। ये कौन सी डेट है, जिस डेट पे शेयर्स एक्वायर किए हैं H Limited ने S Limited के अंदर। Now profit for the year 2015-16 ये दोनों कंपनीज का दे रखा है। Creditors, bills payable. On the asset side you have land and buildings, plant and machinery, stock, debtors, investment in shares of S Limited at cost। 10 lakhs रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेज है। आगे आपको गिवन है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ H Limited include rupees 10,000 accepted by S Limited and sundry debtors of H Limited include rupees 50,000 due from S Limited। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए जिस जिस इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी उस सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को आप अपने आप से बना सकते हैं। आइए इसका करते हैं सोल्यूशन। तो तीन चीज़ें बनेंगी, क्या, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तीसरा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें आपको एस लिमिटेड की क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, जनरल रिजर्व भी हैं और आपके प्रॉफिट एंड लॉस भी है। आइए यहाँ पे हम बनाते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एस लिमिटेड प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड and total. For post period we have profit and loss and general reserve. So profit and loss and general reserve। ठीक है, दो चीज़ें हैं आपके पास। अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो निकालिए कि होल्डिंग का हिस्सा कितना है सब्सिडरी के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट 10 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। यहाँ क्या बताया, कितने शेयर्स एक्वायर किए, 8,000 इक्विटी शेयर्स एच लिमिटेड ने एक्वायर किए। एंड टोटल शेयर्स हैं कितने एस लिमिटेड के, टोटल शेयर्स हैं 10,000। तो कितना कंट्रोल हो गया होल्डिंग का, 80%। तो ये हमने कैसे निकाला, 8,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हैं आउट ऑफ टोटल 10,000 शेयर्स। सो होल्डिंग कंपनी हैज़ अ कंट्रोल ऑफ 80%। अच्छा, होल्डिंग का 80% का कंट्रोल हो गया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना कंट्रोल बचा, 20% का। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। कितने की हैं इन्वेस्टमेंट्स, 10 लाख की। माइनस कीजिए होल्डिंग का शेयर इन दी शेयर कैपिटल, वो कितना है, 10 लाख का 80%, दैट इज 8 लाख। बचा हुआ हिस्सा किसका, माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल 10 लाख का 20%, दैट इज 2 लाख रुपीस। अब एओपी पे आते हैं।
इसमें हमें अभी क्या माइनस करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को और माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्रॉफिट्स में जो हिस्सा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वो हम लिखेंगे। वो कहाँ से निकल के आएगा, वो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से हम निकालेंगे। तो देखिए प्री प्रॉफिट्स कितने हैं और पोस्ट प्रॉफिट्स आपके कितने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास। जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2015, प्री पीरियड के जनरल रिजर्व हैं 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस है प्री पीरियड का 60,000। ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, 80,000 का। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे। 60,000 का प्री के प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, जनरल रिजर्व है 2 लाख का। ठीक, आपका एंड में कितने प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट कितना कमाया था, 80,000 का प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। सो पोस्ट में आपने 80,000 का प्रॉफिट कमाया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया एंड में, 1,40,000 का। जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सो 2 लाख का 2 लाख ही है ये अमाउंट आपका। 80,000 एंड 2,60,000। इसके अंदर होल्डिंग का कितना हिस्सा, 80%, माइनॉरिटी का कितना हिस्सा, 20%। सो 2,08,000, 52,000, 64,000 एंड 16,000। इसको क्या करोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आप ऐड कर दोगे। 2,08,000 का क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर ये माइनस हो जाएगा। 64,000 को क्या करोगे, होल्डिंग कंपनी के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, सरप्लस है, उसके अंदर आप 64,000 को ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं सबसे पहले माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, कितने के, ये हमने निकाले 2,08,000 के। दिस विल गिव यू ईदर कैपिटल रिजर्व और गुडविल। पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो आपका कैपिटल रिजर्व। सो 10 लाख माइनस 8 लाख माइनस 2,08,000, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कैपिटल रिजर्व। कितने का कैपिटल रिजर्व आ रहा है, 8,000 का आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आप क्या करोगे, माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, 52,000 प्लस 16,000, ये आपका माइनॉरिटी का हिस्सा है, दैट इज 68,000 रुपीज़। सो ये है आपका शेयर इन प्रॉफिट्स 68,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,68,000। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आप कहाँ दिखाओगे, दिस विल बी शोन एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन दी लायबिलिटीज साइड। ठीक है, कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व्स इन सरप्लस के साथ ऐड हो जाएगा। तो एक एक अब हम क्वेश्चन की आइटम्स को डिस्कस करते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कौन सी चीज़ आपकी कैसे दिखाई जाएगी। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए पहली आइटम है हमारे पास इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो एस लिमिटेड के तो दिखाई नहीं दिए जाएंगे। ठीक, तो 20 lakhs आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगी। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, आइए। आपका जनरल रिजर्व है एच लिमिटेड के 4 लाख के। सो एच लिमिटेड का सबसे पहले जनरल रिजर्व है हमारे पास 4 लाख। ठीक है, अब कोई जनरल रिजर्व पोस्ट के हैं जो आपको ऐड करने हैं, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले हमने एच लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लिए। और क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1 लाख प्लस 2 लाख, ये तो किसका है, एच लिमिटेड का। 3 लाख तो एच लिमिटेड का हो गया। ठीक है, अब पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, ये हमने यहाँ से निकाला था, कितना आया था, 64,000। सो ये 64,000 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 64,000 प्लस यहाँ हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आया था, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो कैपिटल रिजर्व आया था हमारा 8,000 का, सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका 4 लाख प्लस 3,64,000 प्लस 8,000 7,72,000, ये टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस की फिगर है जो आपकी किसके अंदर दिखाई देगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इक्विटी शेयर्स डिस्कस कर लिया, जनरल रिजर्व डिस्कस कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट।
अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की। देखिए आइडियली आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख का फिगर दिखा देते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, दैट इज सन्ड्री डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कितने की होगी, 50,000 रुपीज़ की हो गई। तो आपका क्रेडिटर्स कितने अमाउंट से दिखाई देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स, ठीक है, आपके एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख, एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख, दोनों को आपने टोटल किया 2 लाख, और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कितने की है, 50,000 की। यहाँ से आप माइनस कर दोगे कितना, 50,000। यह है इंटर कंपनी डेट। तो नेट क्रेडिटर्स आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 1,50,000 के दिखाई देंगे। सिमिलरली डेटर्स के अंदर भी आप सेम चीज़ करोगे, एच लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों के बैलेंसेस को ऐड करोगे। देखिए डेटर्स कितने हैं, 1 लाख एंड 1,20,000। तो 1 लाख के डेटर्स हैं एच लिमिटेड के, 1,20,000 के डेटर्स हैं एस लिमिटेड के। 2,20,000 माइनस करोगे इसमें से आप इंटर कंपनी डेट, कितने का, 50,000 का। तो नेट अमाउंट डेटर्स का आप कितना दिखाओगे, आपका 1,70,000 का अमाउंट डेटर्स का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। सो ये पहली आपकी एडजस्टमेंट थी इंटर कंपनी डेट से रिलेटेड। अब आता है बिल्स पेबल, 30,000 एंड 10,000। बिल्स पेबल से रिलेटेड क्या बोल रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। इसका भी कैसे कॉन्ट्रा करोगे, देखो आप बिल्स पेबल कितना दिखाते, 40,000 का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ठीक है, और इंटर कंपनी कितना है इनका ट्रांजैक्शन, 10,000 रुपीज़ की। सो माइनस करोगे इंटर कंपनी बिल्स कितने के, 10,000 के। तो बिल्स पेबल 30,000 का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर आप दिखाओगे। आ जाओ एसेट साइड पे, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं करना, दोनों के अमाउंट्स को ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। अगेन प्लांट एंड मशीनरी ऐड करके दिखा दोगे दोनों को, स्टॉक ऐड करके दिखा दोगे। डेटर्स का पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको दिखाओगे ही नहीं। बिल्स रिसीवेबल दोनों को ऐड करोगे 90,000, माइनस कितना करोगे इंटर कंपनी बिल्स दैट इज 10,000, और 80,000 का अमाउंट आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर बिल्स रिसीवेबल के नाम से दिखाई देगा। आगे है कैश एंड बैंक बैलेंसेस, दोनों को ऐड करके आप दिखा दोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किया एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक की, या फिर इंटर कंपनी स्टॉक भी आप इसको बोलते हो। तो सपोज सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड्स सेल करी, ये हमारे पास सब्सिडरी कंपनी एंड वी हैव द गुड्स सोल्ड टू सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी ने जब गुड्स सेल करी होल्डिंग कंपनी को, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर की होगी, और यहाँ पे इसने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा। कहाँ दिख रहा होगा इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इट वुड बी अपियरिंग इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो अब क्या हुआ कि होल्डिंग कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज की डेट में वो गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड है। So all or any part of goods, they are lying unsold in stock of holding company at balance sheet date. तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज अ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। सो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, इस पे जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसको आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। रियलाइज तो हुआ नहीं प्रॉफिट्स, क्यों, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर की ट्रांजैक्शन है ये। तो जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इट इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट
such unrealized profit on closing stock। कैसे करेंगे देखिए, अगर सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसके प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक के अंदर से माइनस कर दोगे। सिमिलरली अगर गुड्स होल्डिंग कंपनी ने सेल करी है सब्सिडरी कंपनी को तो भी आप प्रॉफिट से डिडक्ट करोगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्लोजिंग स्टॉक से डिडक्ट करोगे। ठीक है, तो कैसे आप करोगे इसको, आप एलिमिनेट अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट is first deducted from profit of subsidiary company belonging to holding company and then from the closing stock। सिमिलर ट्रीटमेंट किया जाएगा जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को गुड सेल करेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक से रिलेटेड। A Limited acquires all the shares in B Limited at a cost of rupees 1,05,000 on 1st April 2015. The extracts of balance sheet of two companies as on 31st March 2016 were as follows. Share capital, shares of rupees 10 each, H Limited 3 lakh and S Limited 45,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, जनरल रिजर्व का बैलेंस ऑन 1st अप्रैल 2015 एंड सरप्लस ये बैलेंस है, ये वाला क्रेडिटर्स है नीचे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000 फॉर H लिमिटेड एंड 14,000 फॉर S लिमिटेड। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक डेटर्स एंड कैश। क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है? The creditors of A Limited include rupees 5,000 due to B Limited for purchases on which the latter company made a profit of rupees 1,000. The stock of A Limited includes rupees 3,000 of the above purchases from B Limited and you have to make the necessary adjustments. तो देखते हैं, करते हैं इसको हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखिए पहली लाइन में लिखा है A Limited acquires all the shares in B Limited, मतलब 100% शेयर्स आपके किस कंपनी के पास हैं? ए लिमिटेड के पास हैं। ये ए लिमिटेड एंड दिस इज बी लिमिटेड। 100% शेयर्स किसके पास हैं? आपके ए लिमिटेड के पास है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं, आउटसाइडर्स के पास तो कुछ है ही नहीं। सो दिस इज 100% होल्डिंग। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं बनेगा इस केस में। इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट आपको गिवन है 1,05,000 माइनस शेयर कैपिटल, 100% होल्डिंग है तो 100% अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 45,000। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। बी लिमिटेड का प्री, पोस्ट एंड टोटल। पोस्ट में क्या है हमारे पास? एक जनरल रिजर्व है और दूसरा है सरप्लस। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। जनरल रिजर्व का बैलेंस था ऑन 1st अप्रैल 2015 2000, ठीक है, और सरप्लस है हमारा कितना? 36,000। यह प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जनरल रिजर्व का बैलेंस बिगनिंग में 2000, सरप्लस का बैलेंस बिगनिंग में आपके पास है नहीं, ये एंड का बैलेंस भी 2000 एंड एंड का बैलेंस आपको दिया हुआ है 36,000। सो सरप्लस 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज 2000। अब आइए एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक।
पहला पॉइंट है द क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 5000 ड्यू टू बी लिमिटेड फॉर परचेजेस ऑन विच द लेटर कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1000। तो ये तो आपका इंटर कंपनी डेट हो गया, ये आपका डेटर क्रेडिटर कॉन्ट्रा के अंदर देखेंगे। द स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स 3000 ऑफ द अबव परचेजेस फ्रॉम बी लिमिटेड। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है कितना, वो अमाउंट निकालिए। किसके ऊपर निकालना होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? हमें स्टॉक के ऊपर निकालना होता है। स्टॉक लाइंग अनसोल्ड ऑन दी बैलेंस शीट डेट, वो कितना है? वो है 3000। तो हमें प्रॉफिट कितने के ऊपर निकालना है? 3000 के ऊपर हमें प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 5000 के ऊपर प्रॉफिट था कितना? 1000। तो 3000 के ऊपर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3000, ये आपका निकल जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, दैट इज ₹600। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते थे? एक तो उस कंपनी के स्टॉक से माइनस करते थे, एक तो आप स्टॉक से माइनस कर देते थे डायरेक्टली, और दूसरा जिस भी कंपनी का ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से माइनस कर देते थे। ठीक है, तो प्रॉफिट किसने कमाया है? प्रॉफिट कमाया है बी लिमिटेड ने, दैट इज सब्सिडरी कंपनी ने। सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ पे आप दिखाते हो? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो हमें इसको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर माइनस करना पड़ेगा, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कितना? 600 अमाउंट तो अभी हमने निकाला ही है, तो एक जगह से तो ये माइनस हो गया 2000 एंड 35,400। ठीक है, 100% है, तो 100% किसका हो गया? होल्डिंग कंपनी का हो गया, या ये ए लिमिटेड का हो गया हमारे केस में। 35,400 माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इसको आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना? 2000 का। यहाँ से आपका गुडविल या आपका कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। गुडविल आ रहा है 58,000 का। ठीक है, इसको आप क्या करोगे? पोस्ट सरप्लस के अंदर ऐड कर दोगे। किसके साथ? एच लिमिटेड का सरप्लस लोगे, उसके अंदर पोस्ट सरप्लस के अंदर आप इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अब बात आती है, ये 600 का आपने एक ट्रीटमेंट तो कर दिया, दूसरा आपको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक में से इसको माइनस करना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। स्टॉक टोटल कितना दिखाई देगा आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर? 62,000 प्लस 18,000, और उसके अंदर से आप माइनस करोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, दैट इज ₹600। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जब आप स्टॉक दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे? स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड 62,000, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड का स्टॉक 18,000, टोटल आ जाएगा 80,000। इसमें से आप माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 600 का, एंड अल्टीमेटली 79,400 रुपीज़ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज अ स्टॉक आपका दिखाई देगा। और ये 5,000 रुपीज़ जो है इसका क्या करोगे? देखो, जब आप क्रेडिटर्स का बैलेंस दिखाओगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 10,000 प्लस 14,000, उसमें से 5,000 आप माइनस कर दोगे। एंड सिमिलरली डेटर्स को जब आप कंसोलिडेट करोगे 35,000 प्लस 14,000, 49,000, उसमें से 5,000 को माइनस करने के बाद अल्टीमेटली 44,000 आपका डेटर्स का बैलेंस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। तो ये हमने ट्रीटमेंट देखा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक किस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल आइटम्स की। एबनॉर्मल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो नॉन रेकरिंग होती हैं नेचर के अंदर, जैसे कि आग लग गई, ठीक है, चोरी हो गई, तो एबनॉर्मल आइटम्स हैं, रोज़ रोज़ नहीं होती है आइटम्स। तो इसके लिए आपको क्या होगा? जब भी एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने होंगे। क्यों? अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा तो आपने उसको माइनस किया होगा प्रॉफिट्स में से, राइट? और प्रॉफिट्स आपके उस एबनॉर्मल लॉस के बाद दिख रहे होंगे। तो क्या है एबनॉर्मल आइटम्स? नॉन रेकरिंग आइटम्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे?
आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालोगे। वो कैसे निकलेंगे? तो एबनॉर्मल आइटम्स आर एडजस्टेड in profits from where it has been deducted। अगर प्री प्रॉफिट्स में से डिडक्ट हुआ है तो हम प्री प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो। और अगर पोस्ट प्रॉफिट्स में से हुआ है तो पोस्ट प्रॉफिट्स के अंदर ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड करोगे और एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स निकालते हुए आपने एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया होगा। तो अब आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए इस एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट हटाने के लिए क्या करोगे? वापस इसको ऐड बैक कर दोगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? यू विल अप्लाई टाइम एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये टाइम एडजस्टमेंट क्या है? टाइम एडजस्टमेंट है, देखो, जिस डेट पे आपको सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस दे रखा है, हो सकता है होल्डिंग कंपनी ने उस डेट के अलावा किसी और डेट पे शेयर्स को एक्वायर किया हो। तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है टाइमिंग बिटवीन दी प्री एंड दी पोस्ट प्रॉफिट्स। उसको आप बोलते हो टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या है? जिस डेट पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए, अगर आपको सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस उसके अलावा किसी और डेट पर दे रखा है, तो आपको प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर टाइम। दैट इज योर टाइम एडजस्टमेंट। सपोज आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस जो गिवन है वो है, बैलेंस आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस का 1/4/2016 का ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, और आपने होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर किए सपोज 1 अक्टूबर 2016 को। तो आपको ये 6 महीने की टाइम एडजस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में you will adjust abnormal items as per the date of its occurrence। abnormal loss को डिडक्ट कर देंगे and abnormal gain is added। तो ये आपकी एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल आइटम से रिलेटेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन सब्सिडरी कंपनी। तो देखिए, अब तक हमने बात करी, जो भी क्वेश्चंस हमने देखे उसमें सिर्फ सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। तो अब अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो उस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है होल्डिंग कंपनी द्वारा भी होल्ड की जा सकती है, राइट। होल्डिंग कंपनी भी उसकी शेयर होल्डर हो सकती है। देन और माइनॉरिटी इंटरेस्ट दैट इज आउटसाइडर्स द्वारा भी होल्ड की जा सकती है। तो जितना प्रपोर्शन होल्डिंग कंपनी ने हेल्ड कर रखा है, हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, किसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, उसका आप क्या करोगे? इट विल बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक वैसे ही जैसे आप इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रीट करते हो, वैसे ही आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी ट्रीट करोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट में। अब आता है हेल्ड बाय माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज आउटसाइडर्स या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की, उसका आप क्या करोगे? दिस विल बी इंक्लूडेड इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट। और क्या क्या इंक्लूड करोगे? एक तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, nominal value of shares plus amount of fixed dividend accrued on the preference shares। amount of fixed dividend
accrued own preference shares। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की इस तरीके से की जाती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है, होल्डिंग कंपनी है और आपकी सब्सिडरी कंपनी है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एच लिमिटेड के हैं से 4 लाख, एस लिमिटेड के 1,50,000। और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एच लिमिटेड के नहीं है और एस लिमिटेड के हैं 1 लाख। एसेट साइड में आपको गिवन है एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। सपोज एसेट साइड पे आपको ये गिवन है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सपोज 15,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। और इक्विटी शेयर्स के अंदर भी कितनी होल्डिंग है, टोटल शेयर्स थे सब्सिडरी कंपनी के 15,000 और 15,000 के 15,000 शेयर्स जो हैं होल्डिंग कंपनी के पास हैं। मतलब होल्डिंग कंपनी हैज़ 100% इक्विटी शेयर्स इन दी सब्सिडरी कंपनी एंड इट हैज़ 0% प्रेफरेंस शेयर्स इन दी सब्सिडरी कंपनी। तो देखिए इसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कैसे बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितने परसेंट होल्डिंग है, 15,000 शेयर्स थे, 15,000 के 15,000 शेयर्स होल्डिंग के पास हैं, तो आपकी 100% होल्डिंग है किसके अंदर, सब्सिडरी कंपनी के अंदर। आइडियली अगर सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन होती, प्रेफरेंस शेयर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाया ही नहीं जाता। बट क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर पूरी की पूरी होल्डिंग आउटसाइडर्स या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की है, तो यहाँ पे उसके लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बनाया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए बनाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस शेयर कैपिटल 100% है तो 1,50,000 आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, एओपी बना के आप यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे तो आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व यहाँ से निकल के आ जाएगा। सिमिलरली माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर अब आप क्या करोगे, 13% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हिस्सा है इनका, 100% हिस्सा आउटसाइडर्स का है। कितनी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपीस। और साथ में क्या ऐड करेंगे, 13% डिविडेंड जो एक्रू हुआ है इन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 13,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 1,13,000। अब बात ये आती है, यहाँ तो हमने केस लिया कि 100% शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो आउटसाइडर्स के पास थे। अब अगर सपोज आपके 50% या 60% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, और बाकी के 40% एस लिमिटेड माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास हैं, आउटसाइडर्स के पास हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपने शेयर कैपिटल लिखा था इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा, 60%, और यहाँ कितना आ जाएगा, 40% हिस्सा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इधर आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। अब बात करते हैं डिबेंचर्स इन सब्सिडरी कंपनी की। तो देखो जितना पोर्शन होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखा है एज एन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इन सब्सिडरी कंपनी, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा एज कॉन्ट्रा आइटम। बाकी जो आउटसाइडर्स या माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने हेल्ड कर रखा है वो आप डायरेक्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखा दोगे। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, इफ दिस इज हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, एलिमिनेट कॉन्ट्रा, एलिमिनेट या फिर कॉन्ट्रा कर दीजिए इसको, एंड दूसरा है हेल्ड बाय आउटसाइडर्स,
or minority interest, then this will be directly shown in the consolidated balance sheet. नेक्स्ट एडजस्टमेंट और देखते हैं, ये है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज से रिलेटेड। ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। देखिए, जब भी पेबल या रिसीवेबल बिल्स के नेचर में होंगे तो जितने भी बिल्स स्टिल हेल्ड हैं ऑन द बैलेंस शीट डेट उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे या एलिमिनेट कर दोगे। अगर बिल्स थर्ड पार्टीज हेल्ड कर रही हैं, वो किस वजह से हो सकती हैं, डिस्काउंटिंग की वजह से हो सकती हैं, एंडोर्समेंट की वजह से हो सकती हैं, तो आप उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी के अमाउंट को रिड्यूस करोगे। देखो BRBP कॉन्ट्रा तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें अब हमें क्या करना है, आगे कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले एस्पेक्ट को कवर करना है। तो देखते हैं दोनों को। व्हेनेवर पेबल और रिसीवेबल is in the nature of bills, then if bills are still held, cancel such BRBP, and if bills are held by third parties, due to discounting or endorsement, then reduce the amount of contingent liability for that amount. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज बिल्स पेबल आपको दे रखे हैं ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड, कितने, 20,000 के, और इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, ऑल बिल्स पेबल आर इशूड टू एच लिमिटेड। आगे क्या गिवन है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स bills of S Limited for ₹12,000। एक और इन्फॉर्मेशन है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, ये आपको गिवन है ₹25,000। अब देखिए इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। हमने क्या बात करी थी, जितने भी बिल्स स्टिल हेल्ड हैं उनको आप क्या करोगे, कॉन्ट्रा करोगे, एंड इफ द बिल्स आर हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज दे विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कंटिंजेंट लायबिलिटीज, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिड्यूस कर दोगे उतने अमाउंट के लिए। तो बिल्स स्टिल हेल्ड कितने हैं, देखिए कॉमन अमाउंट देखिए, बिल्स पेबल ऑफ एस लिमिटेड में था 20,000, बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड के अंदर कितना इंक्लूड है, 12,000। तो 12,000 के बिल्स हैं आज की डेट में हेल्ड, 12,000 हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज कितना है, टोटल थे 20,000 के, जिसमें से 12,000 आज की बैलेंस शीट डेट पे हेल्ड हो रहे हैं। 8,000 के बिल्स जो हैं हो सकता है डिस्काउंट करा लिए गए हों। तो इसको अब आप ट्रीट कैसे करेंगे, जब आप बिल्स पेबल दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर 20,000 माइनस कितने से कॉन्ट्रा करेंगे, 12,000 से, दैट इज़ विद द अमाउंट ऑफ बिल्स स्टिल हेल्ड, ये आप दिखाएंगे 8,000 से। सिमिलरली जब एसेट साइड पे आप बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे,
जितना भी अमाउंट इसका बैलेंस है माइनस करेंगे इसमें से कॉन्ट्रा कितने से 12,000 से। ये देखो दोनों का है, एच लिमिटेड का भी और एस लिमिटेड का भी, दोनों को ऐड करके आप दिखाएंगे। बैलेंस अमाउंट जो है आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ पे। सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ आपको कितना दिया हुआ है अमाउंट, 25,000 आपको अमाउंट दिया हुआ है, माइनस 8,000 दैट इज बिल्स हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना दिखाई देगा, 17,000 का कंटिंजेंट लायबिलिटी अब आपको दिखाई देगा। अब हम जिस एडजस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड। तो देखिए, जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स को एक्वायर किया, ठीक है, उस टाइम पे एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के टाइम पे फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू किया जा सकता है ताकि शेयर्स की वैल्यू को डिटरमिन किया जा सके। ठीक है, तो क्या होगा, आपको जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आया फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू करके उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है हमारी प्योरली रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट सिर्फ जो एक्विजिशन के डेट की है वही रेलिवेंट है, उसके अलावा कोई और रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हमारे लिए रीवैल्यूएशंस रेलिवेंट नहीं है। सो रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट on the date of acquisition are required to be adjusted. All other revaluations are irrelevant. फिर आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। कैलकुलेट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकलेगा कैसे, आप मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन में से बुक वैल्यू को माइनस कर दोगे तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। सच प्रॉफिट और लॉस will be based on market value of acquisition on the date of acquisition minus book value on the date of acquisition। तो यहाँ से आपके निकल के आ जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अगर मार्केट वैल्यू एक्विजिशन की डेट पे ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो क्या आएगा, प्रॉफिट, अगर कम है तो लॉस निकल के आएगा। तो ये जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकल के आया, दिस इज़ इन द नेचर ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल नेचर का होता है, मतलब एडजस्टमेंट जो इसकी की जाएगी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की, वो आपके प्री पीरियड के अंदर की जाएगी, पोस्ट पीरियड के अंदर नहीं की जाएगी। अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी वैल्यूज़ अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रही हैं वो प्री पीरियड की हैं या वो पोस्ट पीरियड की हैं, हमेशा एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की कैपिटल नेचर की है और इसको प्री पीरियड में ही किया जाएगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होगा उसको आप ऐड कर दोगे प्री पीरियड के अंदर, और रीवैल्यूएशन लॉस जो होगा वो प्री पीरियड के अंदर माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, राइट, अगर वैल्यूज़ अप्रिशिएट हुई हैं तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा, और अगर लॉस आ रहा है तो उसके ऊपर आपको सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन
will be calculated for post period, for post acquisition period. Such depreciation or savings in depreciation will be adjusted in revenue profits या फिर आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो देखिए दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, एक तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो कैपिटल नेचर का होगा, उसको आप प्री पीरियड में एडजस्ट करोगे, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो पोस्ट पीरियड का होगा और उसको आप रेवेन्यू प्रॉफिट्स या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्ट करोगे। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या डेप्रिसिएशन को आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको भी देखते हैं हम कैसे करेंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट or depreciation will also be adjusted in consolidated balance sheet। आपके एसेट्स में एडजस्टमेंट की जाएगी। कैसे करोगे? टोटल एसेट्स लोगे आप होल्डिंग प्लस सब्सिडरी के, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है उसको आप ऐड करोगे। अकॉर्डिंगली अगर लॉस होगा तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो भी होगी उसको यहाँ पे माइनस किया जाएगा, और अगर सेविंग इन डेप्रिसिएशन होगा तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट टू बी कैरिड टू बैलेंस शीट। आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर ये अमाउंट दिखाई देगा। तो यह आपकी एडजस्टमेंट थी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड। आइए तो अब हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी वाई लिमिटेड एज एट 31st March 2013। Liabilities, equity shares of rupees 10 each, X Limited and Y Limited 4 lakh and 1 lakh. Surplus, external liabilities, equipment आपको given है X Limited का 2,50,000 and 95,000 for Y Limited. Investment 9,000 equity shares in Y Limited on 1/4/2012 1,40,000 and other assets भी आपको given है। Information क्या है आपके पास? On 1st April 2012, profit and loss statement of Y Limited showed a profit of rupees 8,000 and equipment of Y Limited was revalued by X Limited at 20% above its book value of rupees 1 lakh. But no such adjustment is effected in the books of Y Limited. Prepare the consolidated balance sheet as at 31st March 2013। तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट तो ठीक वैसे ही बनेगा जैसे हम अब तक बनाते आए हैं। तो देखिए कौन सी डेट पे इसने शेयर्स को एक्वायर किया था? ऑन 1/4/2012 को, 1/4/2012 को 9,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे थे। दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इसी डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूड वैल्यूज लेनी पड़ेंगी एंड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस इसी डेट पे आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं कितना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस वो कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन या फिर रीवैल्यूड वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये हम निकाल रहे हैं किसके लिए? इक्विपमेंट के लिए। निकालिए मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? देखो, the equipment of Y Limited was revalued by X Limited at 20% above its book value of rupees 1 lakh.
सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख का 20% आपने अप्रिशिएट किया है, तो वैल्यू कितनी हो गई 1,20,000। बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख माइनस बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी 1 लाख की। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट आया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो निकालिए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू कितनी थी ऑन 1/4/2012 1 लाख की। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2013 कितनी है, दैट इज 1 साल के बाद 95,000। बुक वैल्यू ऑन 31/3/2013 95,000। तो पूरे साल में कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने, 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कितना निकल के आया, 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख की बुक वैल्यू पे मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 5% इज़ योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमें ये जो आपने रीवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला है इसके ऊपर पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि आपने शेयर्स एक्वायर किए थे 1/4/2012 को और बैलेंस शीट आप बना रहे हो 31 मार्च 2013 को, तो पूरा 1 साल हो गया, तो इसके ऊपर 1 साल के पूरे की डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी। तो वो आप कैसे निकालेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ये आ जाएगा 20,000 का 5%, दैट इज ₹1,000। ठीक, जब एओपी आप बनाओगे, एओपी के अंदर आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,000 का ऐड हो जाएगा इन दी प्री प्रॉफिट्स एंड आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज़ का जो है वो पोस्ट प्रॉफिट्स में से माइनस आप कर दोगे -1,000। ठीक है, इसी को आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाएंगे वो और देख लेते हैं। इक्विपमेंट इन consolidated balance sheet on 31st March 2013। तो देखिए पहले तो टोटल ले लीजिए, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड का जितना भी है 2,50,000 प्लस 95,000। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2,50,000, ये है एक्स लिमिटेड का, वाई लिमिटेड के हैं 95,000, टोटल 3,45,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो भी है उसमें आप ऐड कर दीजिए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,000, 3,65,000। इसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी 1,000 रुपीज़, सो दिस इज 3,64,000, दिस विल बी कैरिड टू बैलेंस शीट, या फिर ये वैल्यू इक्विपमेंट की बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 को दिखाई देगी।